हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था? मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट में हमने 2 एस्पेक्ट्स स्टडी करे थे। क्या थे? फर्स्ट इज की ग्रुप ऑफ पीपल, सेकंड इज सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? स्ट्रैटेजी के बारे में। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? रणनीति। रणनीति मतलब जो हम गेम स्पेशल प्लान जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्या था पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में? वो थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ रूल्स हैं, और स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं टू हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। राइट, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी थी। किसी ने पढ़ी थी जाके घर पे? कौन कौन सी? पढ़ी पढ़ी याद नहीं। वो कर दी, ठीक है। ये कर ली लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, डिजायर्ड इमेज। ठीक है, ओके। एक ये था गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट यूज टू टेक मार्केट पोजीशन, ऑपरेशंस एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करा था? 3 लेवल्स पे। इसको आज हम डीपली पढ़ेंगे, 3 लेवल्स को। उसके बाद हमारा टॉपिक था पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। हाँ जी, प्रोएक्टिव में हमने क्या बोला था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। प्रोएक्टिव मतलब जो हम पहले, सबसे पहले हमने सोच लिया, जिस एक्शन को हमने पहले सोच लिया वो है प्रोएक्टिव। बट हमने सोच तो लिया कि हम करेंगे। सपोज रिलायंस ने सोच लिया जियो को लेके आना है, ठीक है, बट अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, उसने प्लान किस बेस पे सेटअप करने हैं? बाकी कंप्यूटर्स को देखे, दैट इज रिएक्टिव। मतलब जो भी स्ट्रैटेजी होएगी वो हमारा खुद का और दूसरों को देख के वो ब्लेंड बनाएंगे हम। ठीक है, सपोज जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि आपने सोचा कि हमने सीए करना है, आपने विजन बनाया, ये आपका प्रोएक्टिव हो गया। बट रिएक्शन क्या होगा इसमें? आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट्स करोगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव। अब इसको थोड़ा सा चाहे दोबारा रीड कर लेते हैं, आ जाओ। Proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance। ठीक है, कंपनी की मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए हमने सोचा अच्छा ठीक है 10 करोड़ तो हमारा टर्नओवर चल ही रहा है, पर क्यों ना इसको 100 करोड़ किया जाए, कुछ नया सोचते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोएक्टिव, हमने सोच लिया। बट रिएक्टिव हो सकता है हमने तो सोच लिया बट लेकिन लोगों ने इसको अडेप्ट ही नहीं करा। हमने सोच लिया कि हम ऐसा कैमरा लॉन्च करेंगे, बट लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, चलिए इसमें आगे आपने लिखना क्या है? पहले आप ये लिख दोगे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों चीजें, फिर आप ये चार्ट बनाओगे। ठीक है, इसके बाद देखो, यहां से आपने लिखना शुरू करना है। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ अ कंपनीज करंट स्ट्रैटेजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड अप्रोचेस दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू मैनेज द कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने बोला कि रिलायंस जियो लेके आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो जियो लेके आ गए हैं तो उसके पीछे हमने क्या देखा था कि पिछले 5 साल उन्होंने रिसर्च करी होगी, 5 साल उन्होंने मार्केट बेस करा होगा, दैट इज प्रीवियसली बेस्ड एक्शन। ठीक है, प्लस न्यू, उन्होंने सोचा हम जियो ले आएंगे, वो हो गया न्यू एक्शन। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया मेरा? प्रोएक्टिव। इसको हम बोलेंगे प्रोएक्टिव में। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला हुआ है कि हर स्ट्रैटेजिक मूव प्रोएक्टिव नहीं हो सकता। हमेशा क्या होएगा? कुछ अनफोर्सीन चीजें, मतलब जो हमने नहीं सोची हुई थी, कुछ अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स, कुछ टेस्ट चेंज हो गई या इन्वायरमेंट में सपोज कोविड आ गया, वो चीजें हमेशा हम मान के चलेंगे, तो वो क्या रहेगा? मेरा रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगा। हाँ जी, इसको एक बार रीड करो फिर देखो क्लियर हो रहा है। मैरिट कंटिन्यूएशन रजे, मतलब इसका ये है कि जो हमारा काम चल रहा है, जो मेरा काम चल रहा है वो पुराने बेस पे चल रहा है। जो मैंने चीजें सोच R&D जो मैं कर रही हूँ उसके बेस पे है कि मेरा काम चल रहा है। ठीक है जी, हाँ जी। 102nd पैराग्राफ को रीड करो एक बारी। हाँ जी, कर दो। But not every strategic move is the result of proactive planning and deliberate management designing. Things happen that cannot be fully anticipated or planned. हाँ जी, तो हमने क्या बोला कि हर चीज प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं हो सकती, कई बार ऐसी चीजें हो सकती हैं दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड। हो सकते हैं हम कुछ चीजें सोचना हमारे दिमाग से स्किप हो जाए कि हमने अच्छा ये तो सोचा ही नहीं, ये सब्जेक्ट भी था, अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ना था। कई बार बच्चे कहते हैं सीए ले लेते हैं कि मैथ्स में डर लगता है, पहले करते थे ऐसे बच्चे कि मैथ्स में डर लगता है चलो सीए कर लो, बट लेकिन बाद में उनको पता चलता है इसमें तो उससे भी ज्यादा मैथ्स है। ठीक है, हाँ, तो वो उनको सरप्राइज, वो सरप्राइज मिलता है उनको। ठीक है जी,
मिल गया ना? तो दैट इज कि कुछ चीजें हम कई बार एंटिसिपेट करना भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे। When market and competitive conditions take an unexpected turn or some aspect of a company's strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment. तो उस केस में मुझे क्या चाहिए? एक स्ट्रैटेजिक रिएक्शन चाहिए, ठीक है, जब कुछ अनएंटिसिपेटेड हो जाएगा। हाँ जी। Hence, a portion of the company's strategy is always developed as reasoned response to unforeseen developments. हाँ जी, तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है इसमें। A portion of company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen developments. तो हमें कुछ ना कुछ पोर्शन रिस्पॉन्स रखना पड़ता है to the unforeseen developments. हाँ जी। But apart from adapting strategy to changes in the market, there is also a need to adapt strategy as new learnings emerge about which pieces of strategy are working well and which aren't, and as management hits upon new ideas for improving the strategy. क्लियर हो गया? कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग्स हमने देखनी है। अब देखो, आप देखोगे लास्ट में ये चीज, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी। तो जब भी कोई स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करनी है तो हमने क्या सीखा? कैसी होनी चाहिए? मिक्स ऑफ, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव एक्शंस। हाँ जी, रीड कर दो। Crafting a strategy does involve stitching together a proactive or intended strategy based on prior successful experience and then adapting पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्ट। इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, बस आपके कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या बोलेंगे? प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, जो हमने पीछे से हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ है, और प्लस हमने जो रिएक्शन फेस करा उसके बेस पे मुझे क्या बनाएगी? मेरी नई स्ट्रैटेजी जो मैंने इंप्लीमेंट करनी है। अब क्लियर हो गया प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? किसी को कोई डाउट? क्लियर, ठीक है जी। आज हम अपना मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। हाँ जी, तो हमने स्ट्रैटेजी देखा। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज है? मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? इट्स अ प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेशन पे इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? अपनी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज पे। और कहां तक खत्म होएगा मेरा काम? खत्म हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन पे। उसके बाद क्या करेंगे? उसकी कंट्रोलिंग करेंगे। तो सेम जैसे हम मैनेजमेंट में करते थे, तो वैसे ही हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आओ, चलो थोड़ा सा पहले आप रीड कर दो। In a hyper-competitive marketplace, companies can operate successfully by creating and delivering superior value to target customers and also learning how to adapt to a continuously changing business environment. So, to meet changing conditions in their industries, companies need to be far-sighted and visionary and must develop long-term strategies. Strategic planning, an important component of strategic management, involves developing a strategy to meet competition and ensure long-term survival. हाँ जी, तो हमने कल देखा था हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं हम स्ट्रैटेजी? अपनी ग्रोथ के लिए और कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, ताकि मैं अपने बिजनेस से आउट ना हो जाऊं। पहले ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचने के लिए कि मैं अपने कंपटीटर से कैसे डील करूं, उसकी बेस पे हम क्या बनाते हैं? अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ जी, पहले आप देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना करते क्यों है। दो चीजें हैं, देखो फर्स्ट क्या बोलोगे आप? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किससे करोगे? कॉम्पिटिटर से, ठीक है। और सेकंड, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कंपनी को गाइड करने के लिए। देखो पहला तो हमने करा कॉम्पिटिटर से। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लास में फर्स्ट कौन आता था? 1 to 10th में, 1 to कि कोई आया हो 10th क्लास तक फर्स्ट? तो आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जो पर्टिकुलर एक ही बच्चा फर्स्ट आता था या अलग अलग आते थे? अच्छा, सिर्फ आप ही पढ़ते थे। और आपकी क्लास में टॉपर कौन था? वो हर साल फर्स्ट आती थी। तो वो क्यों आती थी? उसके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी थी। आपके गॉड गिफ्ट नहीं फिर मैं वही कह रही हूँ, आपको क्या पता नहीं था? आपको क्या नहीं पता था? आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, ठीक है। तो इसलिए इनका फर्स्ट मोटिव यही है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम खुद को कैसे एडवांटेज में रखें, दूसरों से हम कैसे एडवांटेज में रहें। कंपटीशन तो सबके लिए है, पर मेरे लिए वो कैसे एडवांटेज बनेगा, वो चीज मुझे कौन सिखाएगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड सेकेंड, अगर कुछ चेंजेस आ जाए, वो सब्जेक्ट ऐसा लॉन्च कर दिया जो मेरे तो दिमाग में ही नहीं पड़ रहा, तो उसको मैं कैसे डील करूं, ठीक है।
सपोज आपने मैथ्स ले लिया, या फिर सपोज कोरोना आ गया, ठीक है, बिजनेसेस के लिए अगर हम देखेंगे तो सपोज कोरोना आ गया, तो उससे मैं कैसे डील करूं। तो दो चीजें, फर्स्ट इज टू क्रिएट द competitive advantage, second is to guide the company through all the changes in the environment, चेंजेस से हमने कैसे डील करना है। हाँ जी, अब सेम चेंजेस कैसे होंगी, हो सकता है फेवरेबल भी हो, पर हम फेवरेबल तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, पर जो अनफेवरेबल होंगी वो हमारे लिए अनसर्टेनिटीज बन जाएंगी, वो चीजें। हाँ जी, इसको आप एक बार रीड करो, ये आपने याद करनी, ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशन। To put the concept in a few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments where deemed appropriate. हाँ जी, द प्रोसेस डज नॉट एंड हियर, इट कीप्स ऑन साइक्लिक मैनर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या बोला, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक विजन बनाएंगे। विजन कैसे बनाया था उन्होंने, तो 400 करोड़ का बनाया था। और विजन सीए बनने का विजन, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। क्या ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, परसेंटेज सेट करोगे, 60%, 70%, 200 नंबर, 201 नंबर लाने हैं, चलो ठीक है। अब क्या बनाएंगे फिर, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी क्या बनाओगे, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, कैसे स्टडी करना है। उसके बाद लिख दोगे प्लान, टाइम टेबल बना लोगे, फिर उसको पढ़ने बैठ जाओगे। वहां पे नहीं खत्म करना, बना के कॉपी बंद, वो नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद करेक्शंस, मतलब पहले तो बता दिया भी 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, बाद में उठा ही नहीं गया, फिर 6 बजे कर दिया, ठीक है, फिर 6 बजे नहीं उठा गया तो वो करेक्टिव एक्शन। चलो, तो उसके बाद इट गोज ऑन साइक्लिक मैनर, वो चलता रहेगा आपका। इसके लिए ये चार्ट है, इसको आप नोट कर लो। ये नोट करना है आपने, या तो अपनी नोटबुक्स पे या फिर कैसे भी। इसकी नोटबुक जरूर लगाने से हम नोट्स बनाते चलेंगे एसएम के, ठीक है, ताकि एंड में आपको बुक से पढ़ने में फिर दिक्कत ना आए, इसीलिए पढ़ेंगे हम। चार्ट्स हर चैप्टर के बनाते चलेंगे साथ साथ में। इसके ऊपर हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। नोटबुक भी नहीं है, ले लो फिर। हाँ जी, डन। इस टॉपिक का होता, इस टॉपिक का चार्ट है, हाँ जी। चलो, फीडबैक मीटिंग एडजस्टमेंट रहता
सामने देख लो, हो गया? चलो रीड कर दो। Strategic management involves developing the company's vision, environmental scanning, both external and internal, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. क्लियर? Originally called business policy, strategic management emphasizes the monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of a company's strengths and weaknesses and designing strategies for the survival and growth of the company. हाँ जी, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? पहले हम क्या देखेंगे? अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, मार्केट में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने 12th करा, हमने देखे क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आगे करा जाए, ठीक है। और साथ में थ्रेट्स भी देखे। थ्रेट क्या होंगे? मैं हो सकता है मैं डिग्री कर लूं पर बाद में उसकी वैल्यू ना रही, वो थ्रेट है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ कैसे देखोगे? कंपनी की स्ट्रेंथ या फिर खुद की स्ट्रेंथ। अच्छा, मैंने कॉमर्स किया है तो मैं उसी लाइन में जा सकती हूँ, ठीक है। एंड वीकनेसेस एंड डिजाइनिंग द स्ट्रैटेजीज, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दैट इज स्वॉट। इस बुक में, पूरी बुक में आपको स्वॉट ही मिलेगा हर जगह पे, ठीक है। कंपनी ने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है? पहले क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स को देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देख के उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके एक स्ट्रैटेजी हम क्राफ्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपने जरूर लिखना है इसमें। हाँ जी, Importance of strategic management. हाँ जी। अब आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा, अब बताओ क्या इंपॉर्टेंस है? जरूरी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? अब तक लग रहा है जरूरी है या अभी भी फील नहीं हो रहा? अभी भी लग रहा कि हाँ वो इफेक्टिव नहीं है, बट लेकिन इट इज नीडफुल, जरूरी है, चाहिए है हमें। देखो कैसे चाहिए, देखो। Formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations for their survival and growth in the present turbulent business environment. Survival of टर्बुलेंट मतलब, टर्बुलेंट क्या होता है? एवर चेंजिंग और या फिर कुछ ना कुछ डायनेमिक इन्वायरमेंट हो गया। हाँ जी। Survival of the fittest, as propagated by Charles Darwin, is the only principle of survival for all organizations, where fittest are not the largest or strongest. हाँ जी, so what is the difference between the largest and the strongest? Largest ये हो सकता है कि उनका scale of operations बहुत ज्यादा हो, बट वैसे स्ट्रांग नहीं, मैनेजमेंट जो है वो वीक है। इतने बड़े देने की टिकट तो है। ठीक है, तो हमने एमसीक्यूज में आपको पूछेगा कई बार, हो सकता है ये एमसीक्यू फेवरेट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट में आप क्या बोलोगे? बस फिटेस्ट क्या होएगा? फिटेस्ट में आप लार्जेस्ट नहीं बोलोगे कि बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं या ऑल ओवर स्केल ऑपरेशंस हैं, बट लेकिन आप स्ट्रॉन्गेस्ट बोलोगे। अब हम देखते हैं काफी कंपनीज एक्सटिंक्ट हो गई, काफी कंपनीज हमें देखने को नहीं मिलती, पुरानी कोई याद करो जो पहले हुआ करती है। सत्यम कंप्यूटर्स, सिंटेक्स, और कोई जो खत्म हो गई, ठीक है। सपोज जो वो पहले टेलीफोन चला करते थे वो खत्म हो गए ना, या फिर वो, हाँ वो कंपनी चलती थी वो तो उनके खत्म होने का कारण क्या है? उनके खत्म होने का कारण क्या बना? तो कंपनी क्यों खत्म हुई? कंपनी तो नया प्रोडक्ट लेके आ सकती है, कंपनी का नाम क्यों खत्म हुआ? वो कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ पाई उसे, ठीक है। तो वो उससे क्या हुआ? कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ पाई, इसलिए वो कंपनी एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्यों एक्सटिंक्ट हुई? क्योंकि उन्होंने एसएम को फॉलो नहीं करा, ठीक है जी। अब आओ आगे देखो। Many business giants have followed the path of extinction, failing to manage drastic changes in the business environment. For example, Bajaj scooters, LML scooters, Mofi radio, BPL television. किसी का नाम सुना हुआ है इनमें से? नोकिया का और बजाज स्कूटर का। कोडक नहीं सुना किसी ने? कोडक के कैमरास भी आते थे पर दूसरे के कैमरास आते थे, उन्होंने डिजिटल में लेके नहीं आ पाए, वो बहुत कम स्केल।
कौन कैमरा आते हैं? कोडेक, कोडेक के दूसरे लेंस होता है, कोडेक लेंस। अब तो लेंस, अब लेंसेज आते हैं पर कैमरास नहीं आते। अब वो डिजिटल, ये इनको डिजिटल मार्क कैमरास में स्केल नहीं कर पाए ये लोग, तो इसलिए वजह से इनका कम हो गया था काम। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब क्यों एसएम क्यों जरूरी है, पहले बेस बन गया कुछ, क्यों जरूरी है, ताकि हम एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, ठीक है, हमारी वैल्यू बिल्कुल जीरो ना हो जाए, तो हमारा सर्वाइवल रहे, इस वजह से हम एसएम को फॉलो करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो। Businesses follows the war principle of win or lose. हाँ जी, तो कहते हैं बिजनेसेस किस प्रिंसिपल पे चलते हैं, या तो जीतेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, And only in a small number of cases win-win situation arises. Hence, each organization has to build its competitive advantage over the competitors in the business warfare in order to win. फिर से वर्ड आ गया आपका कंपेटिटिव एडवांटेज। हमेशा क्या करके चलना पड़ेगा, कंपेटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करके चलना पड़ेगा। ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये वर्ड। हाँ जी, This can be done only by following the process of strategic management, that is strategic analysis, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब आ जाओ जो हमने लिखना है मेजर बेनिफिट्स एसएम के। फर्स्ट, The strategic management gives a direction to the company to move ahead. It helps define the goals and mission. हमने बोला ना डायरेक्शन दे दी इन्होंने, डायरेक्शन हमने सोच लिया सीए बनना है, ठीक है, होगी डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए मैं आगे क्या सेट करूंगी, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल सेट करूंगी विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया, जो मेरा विजन है उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करूंगी। हाँ जी, ये नहीं है कि अच्छा सीए में चाहती हूँ 2025 में बनना, बट लेकिन अभी तक मैं यही बैठी हुई हूँ, अभी फाउंडेशन पे बैठे हैं, अभी सोचेंगे कि फॉर्म भरना है नहीं भरना, सोच तो लिया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वही वर्ड आ गया प्रोएक्टिव। ऐसे मुझे क्या बनाएगा, प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो कराएगा। हाँ जी, और बताओ, सोचो और। ठीक है, चलिए आपके साथ। हाँ, वो भी बताएगा। और स्वॉट बताएगा, ठीक है, और अडेप्शन करने के लिए बताएगा। हाँ जी, चलो देखो अब। Strategic management helps organizations to be proactive instead of reactive in shaping its future. Organizations are able to analyze and take action instead of being mere spectators. सिर्फ देखते ना रह जाएं, कुछ करें, ठीक है। हाँ जी, Thereby they are able to control their own destiny in a better manner. ताकि हम अपने डेस्टिनी को कंट्रोल कर सके। ये नहीं कि अच्छा मेरी कंपनी बंद होगी, अच्छा किस्मत खराब थी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना मोस्टली किस्मत खराब थी इसीलिए नहीं हुई, बट हर चीज किस्मत पे नहीं छोड़नी, हमने खुद को ही हाथ में लेना है कि हमने कैसे चलानी है कंपनी को, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पॉइंट। Strategic management provides framework for all major decisions. ये हमने देख ही लिया, क्योंकि मेजर डिसीजंस हम सारे लेंगे, टॉप लेवल पे भी लेंगे, मिडिल पे भी और लोअर लेवल पे भी। देखो डिसीजंस किस पे होंगे, ऑन द बिजनेसेस। जितने भी सपोज हमने आईटीसी के 4 बिजनेस देखे, तो हर बिजनेस पे डिसीजन, हर मेरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन, ठीक है, जितने मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे, इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, इन चीजों पे मैं क्या लूंगी, अपने डिसीजन लूंगी। हाँ जी, It provides better guidance to entire organization on the crucial point, what it is trying to achieve. ठीक है। Strategic management seeks to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various. क्लियर हो गया। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो उसी से बना लेना। सबसे पहले हमने क्या देखी, अपॉर्चुनिटीज देखी, तो क्या बन गया मेरा पाथ फाइंडर, कि मैंने कहा किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ जी, नेक्स्ट point. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। देखो Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps organizations to avoid costly mistakes in product. एफएम में हम पढ़ते हैं ना कैपिटल बजटिंग, क्या देखते हैं उसमें, बड़ा नहीं अभी, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं अलग, अरे पूरे एफएम में फाइनेंस। हाँ नहीं, जिसमें डिसीजंस लेते हैं कि फाइनेंस रेज करना है या नहीं करना, वो नहीं करा अभी। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हम बिजनेस सीईओ ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बिजनेस में, ठीक है, तो क्या वो ऐसे ही 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए लगा देंगे, नहीं ना। तो पहले हम कैसे करेंगे, उसकी
कैपिटल बजटिंग करेंगे, आगे पढ़ लोगे। इसमें हम क्या देखेंगे, पूरा सिनेरियो एनालिसिस करेंगे कि कॉस्ट निकालेंगे और return निकालेंगे। हाँ, पहले कॉस्ट निकालेंगे और फिर आगे की रिटर्न निकालेंगे और देखेंगे कितने सालों में मेरा पैसा वापस आ रहा है। ठीक है, तो 3-4 ऑल्टरनेटिव मैं क्या करूंगी, इसमें शॉर्टलिस्ट कर लूंगी। तो ये क्या होगा, मेरा कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ये बोला जाता है वर्ड, यहाँ पे हम ये वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ जी, रीड करो इसको दोबारा से। Strategic management serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. It helps organizations to avoid costly mistakes in product market choices or investments. क्लियर हो गया, ये नहीं होना चाहिए अच्छा 200 करोड़ रुपए लगा के चलो खराब हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हाँ जी। Strategic management helps to enhance the longevity of the business. लॉन्गिटिविटी मतलब गोइंग, जो हमने कल बोला था कि कुछ कंपनी होती है 6 महीने में बंद, कुछ होती है जो 100 साल चलती है, तो किसके बेस पे चलती है, लॉन्गिट्यूड। एग्जाम्पल नोट कर लो इसमें, हाँ, लॉन्गिट्यूड मतलब नंबर ऑफ इयर्स जितना कंपनी का सर्वाइवल है। हाँ जी, रीड कर दो। With the state of competition and dynamic environment, it may be challenging for organizations to survive in the long run. It helps the organization to take a clear stand in the related industry and make sure that it is not just surviving on luck. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए अच्छा किस्मत अच्छी है रिलायंस की तो चल रही है, ये नहीं है। वो क्या फॉलो करते हैं, वो प्रॉपरली स्टडी करके चलते हैं कि अच्छा अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ रही हैं तो हम पहले ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करके चलें, पहले ही उस हिसाब से कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। हाँ जी, Actions over expectations is what strategic management ensures. चलो। Strategic management involves the organization to develop certain core competencies and competitive advantage that would facilitate assist in its fight for survival. हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। वैसे आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटेंसी क्या होता है। ability to fight, मतलब कि कंपटीशन से कैसे आप डील करोगे। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं पढ़ने में आपकी क्या कॉम्पिटेंसी है, तो व्हाट इज एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी क्या मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर कॉम्पिटेंसी क्या है, कौन सी चीज बेटर है, दूसरों से जो कई चीजें जो हम जल्दी पिक करते जल्दी पिकअप करते हैं, वो है कॉम्पिटेंसी। इस चैप्टर को 1 घंटे में कौन पढ़ लेगा, 4 पेज कितने टाइम में पढ़े थे, 10 मिनट में पढ़ ली थी, बाकी सबने 10 मिनट में पढ़ ली थी। तो सबसे कॉम्पिटेंसी मीन्स जो एक स्पेशल हमारे पास एबिलिटी है, जिसमें मैं बोलूं वंश में अगर बोलूं वो 1 घंटे में चैप्टर कर देगा, ठीक है, बाकी लोग 2 घंटे लगाएंगे, तो इसकी वो क्या है, कॉम्पिटेंसी है कि हाँ मैं जल्दी उसको समझ के कंप्लीट कर दूं। ठीक है, चलो जी, अब इसके आप हेडिंग देखो सबके। जब आपने इंपॉर्टेंस पढ़नी है, पहले ये हेडिंग यहाँ से लर्न करने हैं। हाँ जी, एक बार ही देखो सब लोग, फिर मैं सुनूंगी हेडिंग्स को, जल्दी पढ़ो, सबको एक एक आना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट इज, कहाँ से शुरू करोगे, सेकंड कोर कॉम्पिटेंसी, थर्ड प्रोएक्टिव, फोर्थ framework for all major decisions, fifth face the future, then corporate defense mechanism, then longevity। हाँ जी, दोबारा बोलो, goals and missions, core competencies, proactive, framework, then ठीक है, next corporate defense mechanism and then longevity, done। ठीक है, आ जाओ अब लिमिटेशंस पे। अब लिमिटेशंस बताओ, बुराइयां तो कर ही लोगे, कॉस्टली होता है और एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। हाँ जी, टाइम कंज्यूम, कॉस्टिंग और टाइम तो ठीक है, और वेरिएंट अगर ज्यादा हो सकता है हमारा, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा है, अगर डायनेमिक बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या होएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी स्ट्रैटेजी मैनेज, इतना हम नहीं सोच पाते। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कोरोना किसने सोचा था कि वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, पहले आप ये पढ़ो सेल्फ, जल्दी 1 मिनट में।
सेम पॉइंट्स हैं जो आपने बोले, ठीक है आ जाओ। जो फर्स्ट है वो मतलब लिमिटेशन कैसे हम स्ट्रैटेजी इसलिए तो बनाते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को फेस कर सकें। देखो फिर बहुत ही ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ज्यादा हाईली, सपोज वायरस आ गया था, ठीक है, अब तो चलो हमें फिर भी पता लग गया कि वायरस आ भी सकता है ऐसा, पर पिछले 100 साल में तो पहले आया नहीं था ऐसा वायरस जो पूरे बिजनेस को बंद करा देगा। उसमें क्या है, अगर ना करी होती तो कुछ नहीं होना था। ठीक है, चलो रीड करो, चलो पहले रीड करो फिर बताती हूँ। environment is highly complex, turbulent. It is difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in future. क्लियर हो गया? इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स तो पढ़े हैं ना अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के, कौन कौन से थे? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल, लीगल। हाँ जी लीगल, ठीक है। डेमोग्राफिक, हाँ जी। The organizational estimate about its future shape may often go wrong and jeopardize all strategic plans. The environment affects as the organization has to deal with suppliers, customers, government, and other external factors. Thus, relying on a business strategy blindly could go absolutely wrong if the environment is turbulent. हाँ जी, तो सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही हम अपना काम करते चलें, पर लेकिन हमें साथ में क्या देखना है? इन्वायरमेंट को देखते चलना है। एग्जाम्पल, German motor company bought a huge international car brand recently to grow strategically and were quite confident of the synergy benefit they would get from the deal. But however, the pandemic shut down almost all automotive businesses. बताओ, कोरोना में चले थे? मैं बताती हूँ, ऑटोमेटिव बिजनेसेस चले थे कोरोना में, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी सारी। बाकी सबसे मेजर लॉस किसे हुआ था? ऑटोमोटिव बिजनेसेस को। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ साइनर्जी बेनिफिट्स क्या होते हैं। कोई टाइप ऑफ ग्रीन एनर्जी या ऐसा कुछ नहीं होता है। साइनर्जी कोऑर्डिनेशन बैठ जाती है, जैसे हाँ जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में, सपोज मेरा एक प्रोडक्ट तो पहले चल ही रहा है, पहले मैं व्हीकल्स में डील कर रही हूँ और साथ में मैंने क्या खोल लिया? कोई स्पेयर पार्ट्स का काम खोल लिया, तो उसमें मुझे क्या हो जाएगी? साइनर्जी बेनिफिट्स हो जाएगी कि उसमें क्या हो जाएगी? मेरा एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा। मुझे पहले उसमें एक्सपीरियंस है व्हीकल्स में और अब मैंने क्या कर दिया? उसके स्पेयर पार्ट्स में काम शुरू कर लिया। तो साइनर्जी मीन्स आपको एडिशनल बेनिफिट। हाँ जी बोलो। डायनेमिक लिख लो, चेंजिंग इन्वायरमेंट लिख लो। क्लियर हो गया? साइनर्जी का मुझे प्रॉपर मीनिंग बता दो, याद है। साइनर्जी का प्रॉपर मीनिंग बता दूं? मैं आपको एक्सप्लेन ही करूंगी, नेक्स्ट 3rd चैप्टर में आएगा, पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको साइनर्जी वर्ड ही याद करना है, इसके अगेंस्ट कोई वर्ड नहीं आएगा, साइनर्जी ही लिखना है आपने हमेशा। ठीक है, हाँ जी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि टाइम लगता बैठ के बनाना है। अब टाइम टेबल बनाने में कितना टाइम लगाते हो? मतलब पूरा सोचना पड़ेगा ना कि क्या सोचना पड़ता है ना कि हाँ अच्छा मूड तब बनता है कि नहीं बनता पढ़ने का, थ्योरी करने का काम, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Organizations spend a lot of time in preparing, communicating the strategies that may impede daily operations and negatively impact the routine business. Planning and strategizing are important, but putting them in action is where the actual success lies. हाँ जी, प्लानिंग तो हम कर लेंगे बट लेकिन उसको एक्शन में लेके आना भी बहुत जरूरी है। सिमिलर टू एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लिखी है आगे आपके लिए। Similar to our students, planning and strategizing what to study, from where and at what time in the day to study consumes so much of our actual study time that by the time we have to study, we are almost exhausted. समझ आ गया? प्लानिंग करते रहते हो लेकिन पढ़ने को होता है अब तो थक गए, सोच सोच के थक गए अब तो। ठीक है, तो वो चीज क्या है मेरे लिए? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इस केस में मुझे एक्सपर्ट्स को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी देखो। Strategic management is a costly process.
Strategic management adds a lot of expenses to an organization. Expert strategic planners need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environments, devise strategies and properly implement. उनको इम्प्लीमेंट करना फिर क्लियर हो गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ In a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive response to a firm's strategy. हाँ जी ठीक है मुझे रिस्पॉन्सेज डिजाइन में नहीं कर पाऊंगी मैं सारा कुछ तो नहीं सोच पाऊंगी अभी ठीक है सारे अनसर्टेनिटी में कैसे सोचूंगी अच्छा 10 साल बाद मैं क्या क्या सोचूंगी क्या आएगा ठीक है या 20 साल बाद क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है ये नहीं ना सोच सकते हम तो इस केस में ये मेरी क्या रहती है ये लिमिटेशन रहती है एसएम में आप जब भी पढ़ोगे ना आपको पहले पॉजिटिव भी लिखना है या ईआईएस में भी उसी के बाद में फिर आपको नेगेटिव भी बनाना है आप मेजर पॉइंट्स में जहां पे भी आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे उसी का ही आपको नेगेटिव मिलेगा हमेशा क्लियर हाँ जी अब देखो चारों पॉइंट्स फर्स्ट हमने क्या बोला कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में मुश्किल है फिर सेकंड हमने क्या बोला टाइम कंज्यूमिंग है थर्ड कॉस्ट है क्योंकि एक्सपर्ट लगते हैं और फोर्थ हाँ जी रिस्पॉन्सेज जो है अनसर्टेन हो जाती हैं चलो Strategic levels in organization. हाँ जी कौन से लेवल्स देखे थे हमने कॉर्पोरेट मतलब टॉप मैनेजमेंट फिर बिजनेस मतलब बिजनेस के लेवल नॉट मैनेजर लेवल हर बिजनेस सपोज हमने आईटीसी लिया था ठीक है आईटीसी में हमने 4 डिविजन ली थी तो हर डिवीजन के मैनेजर को हम क्या बोलेंगे बिजनेस मैनेजर लास्ट इज फंक्शनल लेवल फंक्शनल में हर डिवीजन के क्या होंगे आगे फंक्शंस होंगे तो उनके मैनेजर्स जो होंगे हाँ जी एक बार रीड करो यहाँ से A typical large organization is a multi-divisional organization. मल्टी डिविजनल मतलब बहुत सारी डिविजन्स हैं जिनकी लिख लो आईटीसी करके ना 4 डिविजन्स बना लो वैसे आगे पतंजलि की एग्जांपल भी दी हुई है जैसे जो मर्जी बना लो पर थोड़ा सा बना लो ऐसे 4 डिविजन्स बना लो टोबैको आटा होटल्स ठीक है चलें आगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ आप पहले कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 1.14 पे सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनका काम क्या होता है प्लान्स बनाना किसके रिगार्डिंग गोल्स के हमारे जो गोल है कि करना क्या है विजन सेट करना हाँ जी और क्या करेंगे एक्सपेंशन करना खोलना है बंद करना है डाइवेस्टमेंट करना है और मर्जिंग कहाँ से लाना है फंडिंग कहाँ से रेज करनी है हाँ जी और ठीक है चलो अब रीड करो इसको The corporate level of management consists of the chief executive officer. कौन कौन आता है इसमें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाँ जी Other senior executives, the board of directors, a corporate staff. These individuals participate in strategic decision making with the organization. ये सब लोग क्या करते हैं मिलके स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हाँ जी The role of corporate level managers is to oversee the development of strategies for the whole organization. क्लियर हो गया क्या काम है इनका oversee the development of strategies for the whole organization पूरी organization ITC पूरी organization के लिए क्या बनाएगा strategies बनाएगा हाँ जी This role includes defining the mission and goals of the organization, determining what businesses it should be in, allocating resources among the different businesses. हाँ जी क्या क्या आया क्या क्या डिसाइड करेंगे अपने बिजनेस के लिए पहले तो मिशन एंड गोल्स कि मेरे क्या अल्टीमेट मिशन का मतलब क्या होएगा कितना % प्रॉफिट कमा लूं से ये बहुत कम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक्चुअली में ठीक है और उसके बाद डिटर्मिनिंग व्हाट बिजनेसेस शुड बी मतलब डिविजन्स क्या होंगे कौन से बिजनेस हमें चलाने चाहिए ठीक है डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है उसके बाद एलोकेटिंग रिसोर्सेज मतलब कितना रिसोर्स किसको कितनी फंडिंग चाहिए ठीक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब किसको कितनी स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है किसको कितनी फंडिंग देनी है वो चीज उसके आगे
फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। फिर उसके आगे क्या होंगी, हर बिजनेस जो इंडिविजुअल बिजनेस है, मतलब सपोज आईटीसी का होटल्स बिजनेस है, उसके लिए मुझे क्या बनानी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मेन काम क्या होगा उनका, लीडरशिप का काम होएगा। क्लियर हो गया जी? 2-3 फंक्शन याद रहेंगे सीईओज के, क्या क्या है बोलो। Formulating for all businesses overall. ओवरऑल डेवलपमेंट्स को देखना, और Determining business. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट बिजनेसेस शुड बी इन, मतलब क्या डाइवर्सिफिकेशन रखनी है। क्लियर? चल, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको रीड करो, देखो समझ आती है। हाँ जी, ध्यान से देखना सब लोग। For example, Godrej is active in a wide range of businesses, including soaps, insecticides, edible oil, furniture, information technology, and real estate. The main strategic responsibilities of its group chairman, Adi Godrej, are setting ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, allocating resources among the different businesses, deciding whether the firm should divest itself of any of its businesses, and determining whether it should acquire any new ones. हाँ जी, यहाँ तक वही आ गए जो हमने ऊपर पढ़े थे। डाइवर्स मतलब डिसइन्वेस्ट। डिसइन्वेस्ट करना, बिजनेस को बंद करना। In other words, it is up to Adi Godrej and other senior executives to develop strategies that span individual businesses and building and managing the corporate portfolio of businesses to maximize corporate profitability. हाँ जी, तो क्या करा इन्होंने, मैक्सिमाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है हमने। हाँ जी, However, it is not their specific responsibility to develop strategies for competing in the individual business areas, such as financial services. The development of such strategies is the responsibility of those in charge of different businesses called हाँ। business level. तो अब ये यहाँ पे नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया। बट लेकिन जो उनके डिविजन है, फाइनेंशियल सर्विस जो डिवीजन है, अब उसके रिगार्डिंग कौन डिसीजन लेगा, उनका डिविजनल मैनेजर। वो खुद नहीं लेंगे, ठीक है, जो आदि गोदरेज है वो खुद डिसीजन नहीं लेंगे। अब कौन लेगा, उनका डिविजनल मैनेजर उनके लिए डिसीजन लेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो। In simple words, corporate level managers provide an organizational level view of strategy and what they want to achieve, but it is on the business level managers to ensure that or their particular business, the one they are responsible for. अगर आपको डिफरेंस पूछेगा कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल में, तो क्या डिफरेंस हो गया? Corporate overall वो ओवरऑल देखेंगे, और बिजनेस लेवल मैनेजर वो सिर्फ अपनी डिवीजन को देखेगा। अच्छा, मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट देखना है, वो 20% आ रहा है, वो बढ़ रहा है, 10% ग्रो हो गया, बस ठीक है। वो उनको बाकी डिवीजन से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी डिवीजन चाहे लॉस में चले या ना चले, उन्होंने सिर्फ क्या देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। दैट इज, वो कौन हो गया, बिजनेस लेवल मैनेजर हो गया। और कॉर्पोरेट क्या हो गया, जो ओवरऑल सारी डिविजन का ख्याल रखेगा, और बिजनेस अपनी डिवीजन का ख्याल रखेगा। क्लियर? हाँ जी, अब देखो। Besides overseeing resource allocation and managing the divestment and acquisition process, the corporate level managers provide a link between the people who oversee the strategic development of a firm and those who own it, the shareholders. Corporate level managers and particularly the CEO can be viewed as the guardians of shareholders' welfare. इसमें उन्होंने और क्या ऐड कर दिया, एक तो हमने बिजनेस देखना है उन्होंने, और सेकंड उन्होंने किसको देखना है, शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स क्या रहे, हमसे सेटिस्फाई रहे हमारी कंपनी से। ये ना हो कि शेयर होल्डर्स बोले मेरी फंडिंग निकाल दो, ठीक है, वो चीजें हैं। हाँ जी, चलो एक बार रीड कर लो। It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies of the company are consistent with maximizing. इसमें आप बस ये लाइन लिख देना, जब आप सीईओ के बारे में लिखोगे तो ये लिख देना कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन का भी ख्याल कौन रखेगा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स रखेंगे। क्लियर हो गया? तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या क्या करेंगे, यहां तक सम अप कर दो, क्या क्या करेंगे, 3 चीजें बता दो। मिशन और गोल्स हो गए, रिसोर्स एलोकेशन हो गई, कौन सा बिजनेस है, शेयर होल्डर की वेल्थ होगी, हाँ वो चीजें होगी। ठीक है, क्लियर हो गई अब चारों चीजें। अब नेक्स्ट देखो, इसको मार्क कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। As we know, a strategic business unit is a self-contained division with its own functions. For example, finance, purchasing, production, and marketing departments that provides a product or service for a particular market. The principal general manager at the business level
or the business level manager is the head of the division. हाँ जी, अब हमने क्या देखा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गया और ओवरऑल डेवलपमेंट देख लिया हमने। अब हम किसकी देखेंगे, डिवीजन पे, ठीक है। अब हर डिवीजन में क्या होएगा, सपोज होटल्स डिवीजन हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। होटल में क्या क्या फंक्शंस होंगे, खाने का, हाँ किचन का हो गया, ठीक है, और स्टाफिंग का एचआर फंक्शन हो गया, वो चीजें होंगी। अब हमने क्या देखना है, स्पेशल होटल को, ठीक है। सिर्फ होटल डिवीजन के डिसीजंस कौन लेगा, मेरा बिजनेस लेवल मैनेजर देखेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एसबीयू। एसबीयू क्या है, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। ये एक्चुअली एसबीयू अलग कंसेप्ट है, पर ये डिविजनल मैनेजर समझाने के लिए इसमें डाली हुई है, ठीक है। जो है बिजनेस मैनेजर, वो भी कॉर्पोरेट मैनेजर की उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, हाँ उसके हिसाब से चलेंगे, वो मेजर गाइडलाइंस वो दे देंगे, पर लेकिन जो करने, हाँ वो ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, The strategic role of these managers is to translate the general statements of direction and intent that come from the corporate level into concrete strategies for individual businesses. Thus, whereas corporate level managers are क्लियर हो गया। जो कॉर्पोरेट लेवल से स्ट्रैटेजी आई, स्ट्रैटेजी सपोज उन्होंने बोला इस बार 10% हमने क्या करना है, ग्रो करना है। अब 10% ओवरऑल बिजनेस से लेनी है, पर हर बिजनेस में क्या होगी, हर बिजनेस से 10% आएगी तो भी एवरेज 10 होएगी। क्लियर हो गया, चलो next. रीड कर दो एक बारी। Thus, whereas corporate level managers are concerned with strategies that span individual businesses, business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. बस आपने ये चीज लिखनी है कि बिजनेस लेवल मैनेजर जो है वो क्या लेंगे, पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शनल लेवल। थर्ड क्या है मेरा, फंक्शनल लेवल। अब फंक्शंस कौन कौन से थे हमारे पास, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन और R&D, फाइनेंस। चलो Functional level managers are responsible for the specific business function or operation such as human resources, purchasing, product development, customer service, and so on that constitute a company or one of its divisions. Thus, a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general managers oversee the operation of a whole company or division. हाँ जी, अब देखो यहाँ पे, अब फंक्शनल मैनेजर का स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या लेंगे वो, पर्टिकुलर फंक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। सपोज एचआर है, एचआर मैनेजर का क्या फंक्शन होएगा, हायरिंग का काम होएगा। प्रोडक्शन मैनेजर का, प्रोडक्शन में क्या करते होंगे वो, और वो तो 25 तो फैक्ट्री देखना सारा, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और परचेजिंग में क्या करेंगे, चलो procurement of material, वो किसके बेस पे होएगी, वो कितना production के basis पे, ठीक है। और मार्केटिंग में marketing को बेचना है, कैसे बेचना है, सेल्स टारगेट्स अचीव करने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी, although they are not responsible for the overall performance of the organization, functional managers nevertheless have a major strategic role, that is to develop functional strategies in their area that help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level general managers. हाँ जी, अब इन्होंने क्या करना है, ये अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेंगे, पर वो कैसी होनी चाहिए, इन लाइन विद द टॉप लेवल। जो ऊपर से स्ट्रैटेजीज आई हैं, इन लाइन मैंने क्या करनी है, फंक्शनल लेवल पे बनानी है। क्लियर हो गया, चलो। Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level general managers to formulate realistic and attainable strategies. Indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager is. Functional managers themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company. तो हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मैनेजर हम बोलते हैं कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। हम कहते हैं मार्केटिंग वाले हैं, जो एचआर है, कस्टमर सर्विस है, कस्टमर के हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में जानते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल फ्लो डाउन। और क्या बोलते हैं, बॉटम टू टॉप। बॉटम से जो हमारे पास सजेशंस आएंगे वो किसके ऊपर देंगे हम, टॉप लेवल पे। हाँ जी, Thus, it is important for general managers to listen closely to the idea of their functional managers, and equally great responsibility for managers at the operational level is strategy implementation, the execution of corporate and business level plans. हाँ जी, इसमें किसने क्या बोला, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कहाँ होती है,
फंक्शनल लेवल पे क्या होगी, मेरी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और फॉर्मुलेशन कहाँ होती है, टॉप लेवल पे होती है। ठीक है, इसको देखो आप चार्ट को। ये हर बिजनेस का अलग फंक्शनल मैनेजर होते हैं एक, कैसे? मतलब कि जैसे आपने आईटीसी का कहा था, हाँ उसके एक टोबैको के एफएमसी के होंगे, हाँ उसके अंदर उनके बिजनेस मैनेजर होंगे, हाँ, और जो फंक्शनल मैनेजर है वो मतलब कि वो हर डिवीजन में होंगे, हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शनल मैनेजर्स होंगे। हाँ जी, देख लिया। एक हमारा यहाँ पे रह गया SBU। तो क्वेश्चन का आंसर ये था, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। या तो हो सकता है सिर्फ सीईओ के बारे में पूछा जाए, या तो अकेला 3 नंबर में आ गया कि कॉर्पोरेट लेवल के बारे में बताओ, तो उसमें आपने उसके फंक्शंस बताने हैं और कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या क्या फंक्शंस है ये लिखना है आपने। या फिर डिफरेंस पूछता है कई बार फंक्शनल और टॉप लेवल में, या फिर टॉप लेवल और बिजनेस लेवल में। देखो ये छोटा सा कंसेप्ट है SBU पर, लेकिन थर्ड चैप्टर में बहुत बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक थोड़ा टच करा हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसको। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है, ये होती क्या है बिजनेस यूनिट? किसी को आइडिया हो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट? एक ऐसी यूनिट जिसका नाम SBU रख दिया बस। सपोज मैंने ITC होटल को SBU बना दिया, उसका मतलब क्या होएगा? मतलब वो हमारा मेन फोकस है कि वहाँ मेजर रेवेन्यू कलेक्टिंग, मैक्सिमम रेवेन्यू। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी डिवीजन है मेरे पूरे बिजनेस में, ये एक ऐसी डिवीजन है जो ऑटोमेट मोड पे चल रही है। मतलब इसके रिगार्डिंग मैंने कोई डिसीजन नहीं लेना, इसका जो मैनेजर है वो खुद ही इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा, ना तो इसके रिगार्डिंग टॉप लेवल से इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेट मोड में, जैसे हम कहते हैं बच्चे, 3 बच्चे हैं सपोज, तो एक बच्चे को बोल दिया तो खुद ही पढ़ लेगा, पेरेंट्स को कुछ नहीं देखना इसके रिगार्डिंग, तो उसको मैंने SBU बोल दिया, वो SBU है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग पेरेंट्स को टेंशन नहीं है कि ये तो अपने आप ही पढ़ लेगा। ठीक है, हाँ जी, देखो रीड कर दो। An organization is divided into a number of segments that work together to bring a particular product or service to the market. If a company provides several and or different kinds of products or services, it often duplicates these functions and creates a series of self-contained divisions, each of which इसको हम बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, मतलब जो अपने आप से ही, मतलब अपना ही प्रॉफिट जनरेट करके अब खुद के ही खर्चे निकाले, मतलब इसको खर्चे लेने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता, टॉप लेवल से खर्चे भी नहीं मांगने पड़ते, ऐसा बच्चा खुद के खर्चे भी निकाल रहा है। ठीक है, हाँ जी। each of which contain its own set of functions to manage each different product or service. The general managers of these divisions then become responsible for their particular product line. The overriding concern of divisional managers is healthy growth of their divisions. They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resources and capital they have at their disposal. उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस यूनिट है खुद ही उनके लिए डिसीजन देंगे, और कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाए और कैसे खर्चे निकाले जाए खुद ही वो अपने रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल रीड कर लो। Mr. Lakshman is a general manager at one of the biggest FMCG companies which has very famous brands under its umbrella. अंडर इस अम्ब्रेला मतलब Divisions. इसमें हाँ, अंडर डिविजन। हाँ जी, Mr. Lakshman is the general manager of the toothpaste brand, which is the most sold product of the company. He is responsible for the success and profitability of this toothpaste brand of the company and has a team of 150 people working under him in various departments like marketing, engineering, designing, finance, sales, and science. ये सारे क्या हो गए, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। हाँ जी, He is managing the entire toothpaste business. Now, this toothpaste business is a strategic business unit of the company, and Mr. Lakshman is with his team Responsible. responsible for this. क्लियर हो गया। अब इसका डिसीजन कौन लेंगे, सिर्फ मिस्टर लक्ष्मण लेंगे, टॉप लेवल से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आएगी इनके रिगार्डिंग। ठीक है जी, चलो अब लास्ट में आ जाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक हमने क्या देखा था कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम SM कर रहे हैं, अब हम देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कैसे चाहिए।
या फिर मेडिकल को क्यों चाहिए, या एजुकेशन में क्यों चाहिए, वो चीजें हम देखेंगे। हाँ जी, करिए स्टार्ट। Organizations can be classified as commercial and non-commercial on the basis of the interest they have. हाँ जी, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्या फर्क है? नॉन कमर्शियल जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है। A commercial organization has profit as its main aim. We can find many organizations around us which do not have any commercial objective of making profit. Their genesis may be for social, charitable or educational purposes. ठीक है, जो कमर्शियल है उनका तो मोटिव हो गया प्रॉफिट, बाकियों का क्या मोटिव है फिर? Welfare, people. जेनेसिस का मतलब क्या होता है स्मिथ? दे मोटिव, जो हाँ मोटिव, जो एम है, जो उनका एम है मेन, वो क्या है? वो सोशली सेटअप, मतलब लोगों का भला करने के लिए सेटअप हुए हुए हैं, ठीक है, चैरिटी पर्पस के लिए सेटअप करे हुए हैं, या फिर एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन देने के लिए सेटअप करे हुए हैं। हाँ जी, जेनेसिस के ऊपर मीनिंग लिख दिया करो साथ के साथ, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव, एम, एम लिख लो, एम लिख लो। ये चीजें लिखा करो, जब बाद में आप पढ़ते हो ना वो कुछ नहीं समझ आता, आज जब टेस्ट लूंगा तब पता चलेगा। तो ये कमी क्या निकल के मैडम ने पढ़ाया है, इधर एक्सक्यूज एक होता है, मुझे तो आप कहते नहीं पढ़ाया है, इधर कह रहे थे। तो ये किसी का मानना नहीं चाहिए, प्रॉपर अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए, उसपे पेन पेंसिल से पूरा लिखो, क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल सोशल की यानी एग्जांपल, सिस्टम एंड जियो, इसकी एग्जांपल कर रहे हो आप, सोशल की एग्जांपल, राउंडिंग, रेड क्रॉस लिखो ना पेपर में, आपका पेपर ट्रैक्टिव कैसे बनेगा, लिखो यहाँ पे। देयर चांसेस मे बी सोशल कौन है अपने पास इस टाइम, रेड क्रॉस, चैरिटेबल में इतने बड़े तो मैं यार कि नाम नहीं पता, किसी और का याद नहीं आया, बीइंग ह्यूमन, ये चैरिटेबल कह रहे हैं। और एजुकेशन, रिलायंस शिक्षा लिखो फिर एजुकेशन, रिलायंस शिक्षा, थोड़ी डिफरेंटली आपको अट्रैक्टिव लगे सब्जेक्ट। हाँ जी, सोशल के लिए कौन सेटअप करी हुई है? रेड क्रॉस। चैरिटेबल के लिए बीइंग ह्यूमन, और एजुकेशनल के लिए रिलायंस शिक्षा। चलो रीड करो आगे। एग्जांपल्स आ गई, एग्जांपल्स ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी, क्या है पहले तो आईसीआई का नाम, आईसीआई, आईसीआई कहता है, वैसे एनपीओ है भी है, ठीक है ना, और क्या तो खर्चे कर कितनी फीस होती है आपकी, 20,000 जितने मर्जी हो, ये थोड़ा मैटर आएगा, बड़ी इकोनॉमिकल फीस है आपके, आपसे 1.5 लाख रुपए लेते हैं पुलिस की, हाँ ये चीज है। तो इसके आ गया आईसीआई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो कि करते हैं काम, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज आ गया हेल्पेज और चाइल्ड रिलीफ, नॉर्मली सुनते हैं आपको, ठीक है, एंड यू जो भी उसका नाम है पूरा, एंड यू आप नहीं हम भी एनजीओ हैं। आगे तो द एम क्या है? इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स, बेनिफिशियरीज और पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, अपनी स्टूडेंट्स को सर्विस देना, ठीक है। हाँ जी, A non-commercial organization comes to existence to meet the needs not met by business enterprises. These organizations may not have owners in true sense. हाँ जी, जैसे हम आईसीआई बोल रहे हैं, ठीक है, आईसीआई किसके लिए सेटअप करा हुआ है? मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, पूरी सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलो, The strategic management process is being used effectively by countless non-profit governmental organizations. Many non-profit and governmental organizations outperform private firms and corporations on innovation, motivation, productivity and humanity. हाँ जी, हम कहते हैं कि प्रॉफिट के लिए तो चलो हमने बोल दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने लगानी है, पर आईसीआई को जरूरत है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? सब कुछ मैनेज करना सारे, उनको सारे इतने सारे उनकी divisions हैं। उन्होंने क्यों सब्जेक्ट दिया आपको ये? खुद को मैनेजमेंट, उनको भी मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, उनको अपनी स्टूडेंट्स के लिए डिसीजंस लेने हैं, अपने मेंबर्स के लिए, फ्यूचर को देखना है उन्होंने, फ्यूचर में जो कंपटीशन आ रहा है बाकी डिग्रीज से, जो कंपटीशन आ रहा है उनको क्या करना है? टैकल करना है, ठीक है। हाँ जी, चलो। Compared to for-profit firms, not-profit and governmental organizations often function as a monopoly, produce a product or service that offers little or no measurability of performance, and are totally dependent on outside financing.
They thus face a challenge in getting the right amount of funds to keep functioning because the profits are not. हाँ जी, तो इनका मेन चैलेंज क्या हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, कि उनके पास क्या नहीं होती, फंडिंग नहीं होती, तो फंडिंग के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों चाहिए? ताकि हम खुद में ही फंडिंग रेज कर लें अपने आप से। हाँ जी, Especially for these organizations, strategic management provides an excellent vehicle for developing and justifying requests for financial support. क्लियर हो गया? तो एक्सीलेंट व्हीकल किसके लिए? हमारे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। हम खुद की फाइनेंशियल सपोर्ट बने, हमें मांगने ना जाना पड़े। ठीक है, हाँ जी। अब देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Educational institutions are using strategic management techniques and concepts more frequently. Richard Syed, president of चलो Mellon जिन University, यूनिवर्सिटी। says, I believe we do a far better job of strategic management than any company I know. The significant change in the competitive climate has taken place in educational environment. Hence, they are adopting different strategies for attracting best students. हाँ जी, क्या लगता है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों करते होंगे इसको? स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए, और eventually better education. Provide best education. अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और कैसे अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? अच्छी Syllabus को बार-बार revise रिवाइज करा के, और टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को घर पे वीडियोस देख के, क्लासेस दे के, मटेरियल घर पे ही प्रोवाइड करा के, जो नहीं बच्चे आ सकते, या फिर ऑनलाइन प्रोवाइड करनी साथ-साथ साथ साथ में रिवीजन क्लासेस रख के। हाँ जी, देखो अभी The academic institutions have also joined hands with industries in order to deliver education to make graduates more employable. The educational delivery system has also undergone considerable changes with the introduction of computers and internet हाँ जी, technology. क्यों चाहिए? क्योंकि विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर ये भी सिस्टम बहुत चेंज हो गया। पहले एजुकेशन कैसे होती थी? क्लास में जाते थे तो पढ़ा जाता था, घर पे बैठ के तो कुछ नहीं, छुट्टी छुट्टी, स्कूल की छुट्टी हो गई मतलब सारा कुछ गया। अब शाम को वीडियो देख लेते हैं जो क्लास में हुआ। ठीक है, टेस्ट मटेरियल आ जाता है आपको व्हाट्सएप पे, नोट्स आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, हाँ जी। The first all-internet law school, Concord University School of Law, boasts nearly 200 students who can access lectures anytime and chat at a fixed time with professors. क्लियर हो गया? कभी भी हम अपने टीचर से ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? क्लासेस ले सकते हैं। हाँ जी, Online college degrees are becoming आजकल ये भी बहुत चल रहा है, ऑनलाइन डिग्री ले लो। कॉरेस्पॉन्डेंस भी ऑनलाइन भी है, कोर्सेरा है, अपग्रेड है। तो ऑनलाइन एमबीए की डिग्री लेनी है तो वहां से ले लो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। Online college degrees are becoming more common and represent a threat to traditional colleges and universities. Thus, finding the right strategy to sustain the chances is what these organizational institutes are working हाँ on. जी, फिर से हमें यहाँ पे क्यों चाहिए? ताकि हम एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर हो गया? अब 3 चीजें देखी इसने, क्या क्या देखी एजुकेशनल में? पहला, Better कैसे करना है? स्ट्रैटेजी पहला क्या था पॉइंट? देखो बुक पे, पहला था क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं, इसमें डिजिटल एजुकेशन हो गई है। सेकंड, लेक्चर्स हमें ऑनलाइन चाहिए। और थर्ड, ऑनलाइन डिग्रीज मिलने लगी हैं। चलो अब देखो मेडिकल में, मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स। चलो, Modern hospitals are creating new strategies today as advances in the diagnosis and treatment of chronic diseases are undercutting that earlier mission. Hospitals are beginning to bring services to the patients as much as bringing the patient to the hospital. Pathological laboratories have started collecting door-to-door samples. Chronic care will require day treatment facilities. कुछ फर्क लग रहा है आपको? पहले हॉस्पिटल्स कैसे वर्क किया करते थे, अब कैसे वर्क करते हैं? क्या फर्क है? रिपोर्ट्स अपने आप आ जाती हैं, specifically ऑनलाइन रिपोर्ट आ जाती है अब तो, बार बार चक्कर भी लगाने पड़ते। वीडियो कॉल से भी डिजिटल कंसल्टेंसी भी हो गई है, और इवन मेडिसिन भी मेडिसिन घर पे ही आ जाती है। ठीक है, चलो देखो, Chronic care will require day treatment facilities, electronic monitoring at home, user-friendly ambulatory services, decentralized service networks, and laboratory testing. सब कुछ हमें क्या हो जाता है, घर से ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। पहले क्या होता था, पेशेंट को खुद जाना पड़ता था। ठीक है, अब अगर नहीं भी जा सकते तो घर पे ही मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा उनका।
हाँ जी, A successful hospital strategy for the future will require renewed and deepened collaboration with physicians who are central to hospitals' well-being and a reallocation of resources from acute to chronic care in home and community settings. हाँ जी, चाहे तो आप एक्यूट है, चाहे क्रॉनिकली केयर चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा आपको केयर की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इस स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए, रिनाउंड कोलैबोरेशन किसके साथ करनी पड़ेगी मुझे, फिजिशियंस के साथ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में क्या बनाया हमने, कोलैबोरेशन विद फिजिशियंस। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये वाला इसमें ये कि फिजिशियंस के साथ आपने कोलैबोरेशन कर दी, जो क्या कोलैबोरेशन क्या होम विजिट्स कर ताकि वो होम विजिट करे आपके पास, आपने फिजिशियन के साथ कोलैबोरेशन कर ली, ठीक है। अब क्या होएगा, वो आपको घर पे ही, सपोज आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो आपको वीकली या डे टू डे अगर आपको केयर चाहिए, तो आपको घर पे ही आके वो देखेंगे। होम ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसको साइड पे लिख लो, होम ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट लिख लो। तो ये लाइन वो सेंट्रल टू हॉस्पिटल्स वेलबींग इस टाइम तो क्या हुआ, सेंट्रल हॉस्पिटल्स वेल-बीइंग एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेंट्रल टू हॉस्पिटल मतलब कि वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहेंगे। ये है कि आपके पास वो आते रहेंगे, ठीक है, पर कनेक्शन किसका रहेगा, वो हॉस्पिटल के साथ आपको कनेक्टेड रहेंगे साथ में। प्रैक्टिकल कैसे डॉक्टर नहीं है ना वो, फिजिशियन डॉक्टर एक हो गया आपके, एक तो एक फिजिशियन है, वो आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए रहेंगे वो, ठीक है। जो एक डॉक्टर है, एमडी, सपोज एमडी डॉक्टर है, वो थोड़ी आएंगे आपके घर पे, तो वो उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे, तो वो आगे आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। एक तरह का आर्टिकल मान लीजिए, आर्टिकल मान लो, हाँ जी। अरे वो मिलती नहीं नर्स जो जैसे हम कहते हैं नर्सेज हो गई, जो जो डे केयर के लिए आपके पास आ जाते हैं, जो डेली के लिए, जैसे सपोज आपको मेडिसिन देने के लिए आ गए, चेकअप, जैसे बीपी चेक कर ले, सपोज ये चीजें चेक करने के लिए, अब डॉक्टर तो नहीं चेक करने आएंगे, तो वो चीजें वो चेक करके करते हैं, डॉक्टर से कनेक्टेड रहते हैं आपस में। एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है? वही हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो जिस डॉक्टर ने जो बताया, अब वो किसको बताएगा, फिजिशियन को। अब फिजिशियन आपके पास रिसोर्सेज, सपोज मेडिसिन, ठीक है। Backward integration strategies that some hospitals are pursuing include acquiring ambulance services, waste disposal services, and diagnostic हाँ जी, एक होती है, पहले हमने 3 पढ़ ली, अब थर्ड पॉइंट है मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वर्ड सुना है, आप बता रहे थे डाइवर्सिफिकेशन, हाँ जी, क्या होता है, अलग अलग फील्ड के लिए डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना। एक होता है अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करना, एक होता है अपने ही, हाँ, अपने ही बिजनेस में हमने क्या कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया। सपोज मेरा क्लिनिक है, अब मैंने साथ में एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर ली, तो वो हो गया बैकवर्ड सर्विसेज। लैब खोल ली, मल्टी स्पेशलिटी बना लिया, वो होगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन सर्विसेज। ये एग्जांपल्स लिख लिया करो, एम्बुलेंस ये लिखिए नीचे, ओपन करना, आपके पास एम्बुलेंस सर्विस आ गई, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज आ गई, या फिर डायग्नोस्टिक सर्विसेज। डायग्नोस्टिक मतलब जो चेकअप्स की, लैब्स की फैसिलिटीज आ गई, टेस्ट की, हाँ जी। Millions of persons research medical ailments online, which is causing a dramatic shift in the balance of power between doctor, patient, and hospitals. क्या समझ में? स्लाइड बता दो मुझे। मिलियंस ऑफ पीपल रिसर्च मेडिकल एलिमेंट्स ऑनलाइन, अब ऑनलाइन ही हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट पहले कैसे तो करते ये हैं? Google था। अरे जैसे हम कोई प्रोडक्ट है बाजार में कोई प्राइस दवाई अगर भी तुम नहीं यहाँ से कहते क्या मेडिकल की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करो, एग्जांपल कैसे दवाई काम पे सब्सिडी नहीं करता। अरे जैसे हमें कोई भी सिम्टम होता है, हम हाँ। फटाफट सर्च कर लेते हैं कि इसका क्या दिक्कत हो सकती है, कि अगर टेक्नोलॉजी मुझे आ ये रही चीज है, हो रही है, मतलब और हर इस चीज चीज पे पे डॉक्टर कि हम खुद खुद ही रिसर्च कर ली, मतलब खुद ही डॉक्टर बन गए हैं हम, ये चीज हो गई, हम करते हैं। हम करते हैं, हाँ जी। The whole strategic landscape of healthcare is changing because of the internet. For reference on how big an impact of technology on healthcare is, Intel recently began offering a new secure medical service whereby doctors and patients can conduct sensitive business on the internet, such as sharing results of medical tests and prescribing medicine. हाँ जी, अब ये हो गया कि इंटरनेट पे ही आप क्या हो गया, रिजल्ट्स मिल गए, टेस्ट मिल गए, और मेडिसिन आपने ऑनलाइन ही, जैसे हम लोग वीडियो कॉल पे हमें क्या मिल गई, सारी सर्विस मिल गई। The 10 most successful hospital strategies today are providing freestanding outpatient surgery centers, outpatient surgery and diagnostic centers,
physical rehabilitation centers, home health services, cardiac rehabilitation. मतलब ये सारे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अब क्या हो गई है, लॉन्च हो गई है, और इसके वजह से मुझे क्या है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन क्या होता है मुझे? फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कौन से? मतलब कि जो पेट्स वगैरह जहाँ यार बात कर रही है उसे कॉल कर मुझे कोई भी जैसे वो अगर आप बीमार हो तो आप एक ही जगह पे हैंडीकैप वगैरह के लिए होते हैं कि वो सब हैंडीकैप सब एक ही जगह रहते हैं उनकी केयर टेकिंग के लिए। और एक बंदा हैंडीकैप है तो घर भी है, ये ही चीज है। फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या चीज है? जो सेंटर क्या है? रिहेबिलिटेशन फिजिकल सेंटर अब उसमें क्यों होता है? सिर्फ कोई जैसे एक्सीडेंटल बंदा है तो वहां पे जाके धीरे धीरे वो चलवाएंगे, रिकवरी बढ़ा देंगे। वो प्लेस का नाम है ना, अगर वो उसको लिखो ना, भगवान ने आपने हमसे पूछा भी नहीं किया जी, आप प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर पा रहे, पेपर में लिखो क्या? कोई वर्ड नहीं समझ आता उसको पूछा करो। अब तो इधर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ जो समझ आ गया ठीक है लिख दिया। अब कैरेटिक रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या है नन्या? कार्डियक, हाँ क्या पढ़ा ये क्या चीज है? ये सर जो हार्ट की डिजीज होते हैं और वो कार्डियक रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनका अलग एक बेसिकली सेंटर बना है कि जो भी इससे रिलेटेड है वो सारे वहां जाके ट्रीटमेंट मिलेगा उनको। वैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर होता क्या? आपसे पूछा मैं तभी पूछा मैंने, मीनिंग मेरे बॉडी में वही था, रिकवरी सेंटर। जो रिकवरी, सपोज डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, ठीक है, अब वो बोलते हैं अब आप खुद ध्यान रखो अपना, ठीक है, अब खुद आप घर पे नहीं ध्यान रख सकते, तो उसके लिए रिहैब सेंटर्स बनाए जहाँ पे आपको प्रॉपर केयर वो देते हैं। ट्रीटमेंट हो गया बट जो केयर चाहिए उसके बारे में बाद, जो एडिशनल जो उसके बाद में क्योर चाहिए उसके लिए रिहैब सेंटर्स बनाए जाते हैं। वो उसका क्या था? टुडे आर प्रोवाइडिंग फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर। ये क्या मीनिंग है? फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर। तो भाई उसकी बात बाकी तेरी बारी है क्या चीज है मुस्कान? ये मतलब लाइन क्या है? 10 मोस्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटजीज पढ़ रही हो आप आज। नंबर 1 पे चल रही है फ्री स्टैंडिंग, फ्री तो है, आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर। आउट पेशेंट तो व्हाट डू यू मीन बाय आउट पेशेंट? मैं जिसकी सर यार सॉरी समझ आ तुझे? बाहर ही आई तो कोई नहीं। जनिया क्या चाहिए? सर मतलब कि जब सर्जरी मतलब फ्री सर्विस सर्जरी सेंटर्स प्रोवाइड तो फ्री सर्जरी करनी नहीं मतलब सेंटर वही फिर जगह ही हुई ना जहाँ फ्री में सर्जरी होगी, वही कह रहे हो? हाँ वही होता है, नहीं ये तो मान नहीं रहे। खड़े खड़े से तो वही पूछ रहा हूँ क्या चीज है फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट? आपके सामने मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, आपका टेस्ट निकल परसों, ये किसी ने वर्ड नहीं लिखना, मेरी गारंटी है। क्यों? आप पढ़ी थे, आप लेंगे कब पे? मेडिकल क्या करेगा जी? दवाइयां फ्री मिल गई, टेस्ट आ गया, रिपोर्ट है, यही लिखना, अब तो नहीं फेल होना है। अब मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही मैं क्यों बैठा हूँ आज। ये प्रॉब्लम 20 दिन बाद जाके पता चलेगी और मैं डॉक्टर कहेगा सर ऐसा समझ ही नहीं आई। इधर मैडम ने चैप्टर उड़ा देना है 4-5 चैप्टर, फिर मैं वापस निकला पाऊंगा पहले क्या। तो जो वर्ड नहीं समझ आता मुस्कान जी आप बैठे हो यार, आप पूछो उसी मैडम क्या चीज है, मुझे तो समझ नहीं आई। फ्री स्टैंडिंग अभी भी नहीं पता, आउट पेशेंट सर्जरी चाहे नहीं पता तो सीखो। ये वर्ड हमें लिखना नहीं, मेरी गलती है, आप याद करके आ जाना, चाहे तभी लिखना, इतने वर्ड लिख देना मेरे सामने। आप लिखेंगे सिंपल क्या, चेकअप हो जाएगा जी, दवाइयां घर पे आ जाएंगी, वही पुरानी आप दवातें जो मार्केट में चल रही है। ये 100 बच्चा लिख के आ रहा है सर, जो 10 लिख रहे हैं वही पास हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी पुराने बैच पे यही वर्क किया था, मैं बीच में बैठा हूँ कि वो कह रहे हैं हाँ जी तो पता है, पता ही नहीं, और फिर टेस्ट ले लो कुछ आता नहीं। तो इन चीजों पे प्रॉपर जब पेंसिल पेन लेके बैठे हो उस पे लिखा करो, डिक्शनरी किया करो, मैम से पूछा करो। मैं इसी एग्जांपल, करंट एग्जांपल, अब बताइए जी क्या चीज है फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट क्या है? हाँ जी नन्या। सर आउट पेशेंट तो वो होते हैं जो बेसिकली सिटी के अंदर जो नहीं है पेशेंट जो बाहर से आते हैं ट्रीटमेंट कराने, ठीक है, और फ्री स्टैंडिंग आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर मतलब उनके लिए जैसे स्पेसिफिक टाइम रखना पड़ता है कि वो इतनी बार नहीं ट्रैवल कर सकते, तो ठीक है। उनके लिए सर्जरी सेंटर अलग हो गया कि आप अपना टाइम उनसे खुद से रखो। मतलब आउटसाइडर्स के लिए हाँ, क्या पता तो लोकल अपना टाइम ये है, ये अपना टाइम जॉब है। ये भी तो हो सकता है फ्री मेडिकल स्कैम करके डायग्नोसिस करके पेशेंट पट के लाने का ट्रीटमेंट कराना।
बल्कि फ्री मेडिकल कैंप करा के उनका जो भी उसके अंदर दिक्कतें उनको बोलो कि आपके हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा अच्छा, लो। एक बार आप कह रहे हो कि फ्री मेडिकल चेकअप में देख लिया, बाद में रेफर कर दिया अपनी हाँ। हॉस्पिटल में, जाओ जाओ, क्या होता है इनकी तरह? नहीं, वो नहीं होता। जैसे अनन्या ने बताया वही सिस्टम, मतलब कि अपनी जो पेशेंट है वो बाहर के हैं और उसके हिसाब से अलग से टाइम दे दिया उनको, अलग सेंटर बना दिया उनके ये लिए। सर मेरे को ये होगा फ्री स्टैंडिंग का मतलब ये होगा उनको टाइम वेस्ट ना हो, हाँ, उनको टाइम उनके लिए वेस्ट ना। हमेशा खड़े हैं हम basically। बिल्कुल खड़े हैं उनके लिए। हाँ, या हमेशा टाइम दे दिया, सर्विस किया, प्रोवाइड करते रहना 12 हमेशा। बच्चों के लिए जो होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। चलिए आगे जी। बढ़िएगा। Governmental agencies and departments, central, state, municipal agencies, public sector units, departments are responsible for formulating, implementing, and evaluating strategies that use taxpayers' money in the most cost-effective way to provide services and programs. हाँ जी, क्या कह रहे हैं अब इसमें? यहाँ पे क्यों स्ट्रेटजीज चाहिए हमें? क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा मनी टैक्स मनी इकट्ठा हो रहा है, तो अब उस टैक्स मनी को कहाँ यूज करना है, ठीक है, तो उसको मोस्ट इफेक्टिव वे में कहाँ यूज करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या होंगी, सर्विसेज बनेंगी, स्ट्रैटेजीज बनेंगी। हाँ जी। Strategic management concepts are increasingly being used to enable some organizations to be more effective and efficient. तो उससे क्या होगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनेगी। But strategists in governmental organizations operate with less strategic autonomy than their counterparts in private firms. Public enterprises generally cannot diversify into unrelated businesses or merge with other firms. Governmental strategists इसमें क्या बोला इसने? अपनी इंडिपेंडेंस नहीं होती। अपनी इंडिपेंडेंस नहीं होती, ऑटोनॉमी मतलब अपनी इंडिपेंडेंस नहीं होती। हाँ जी, चलो आगे रीड कर दो। Governmental strategists usually enjoy little freedom in altering the organization's missions or redirecting. हाँ जी, तो जो गवर्नमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो मिशन वगैरह है इजीली चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो टॉप लेवल से बन के जाते हैं। सपोज पीएम ने बना दिया, ठीक है, तो वो इजीली हम ऑल्टर नहीं कर सकते उस केस में। हाँ जी। Legislators and politicians often have direct or indirect control over major decisions and resources. Strategic issues get discussed and debated in the media and legislatures. Issues become politicized, resulting in fewer strategic तो choices. लास्ट में क्या रह जाता है, बहुत सारे कम हो जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि सबका उसमें क्या आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, सबकी ही इंटरफेरेंस आ जाता है। कोई कहता है नहीं ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उस केस में ऑल्टरनेटिव कम रह जाता है। तो इस केस में हमें ज्यादा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ बचे रहे, ताकि हम टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें और अच्छे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकें। ठीक है, हाँ जी, एक बार इसको कर दो। But in government agencies and departments are finding that their employees get excited about the opportunity to participate in the strategic management process and thereby have an effect on the organization's missions, objectives, strategies, and policies. In addition, government agencies are using a strategic management approach to develop and substantiate formal requests for additional funding. ठीक है, तो इसके केस में हम क्या करते हैं, एसएम को यूज करते हैं टू डेवलप एंड सब्सटैंटिएट फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फंडिंग। अगर फंडिंग चाहिए भी तो क्यों चाहिए, क्या प्रोग्राम्स में तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, उससे क्या रिटर्न आएगी, प्रॉपर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए एक। कौन सी रिजल्ट आर फाइंडिंग दैट दे कि अब एम्प्लॉयज को एक्साइटमेंट है कि हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करेंगे। अब लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए हैं कि हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं। यही तो हमारा मेन मोटिव है। हम पढ़ क्या रहे हैं कि क्यों चाहिए, तो हमने क्या बोला, मेन क्या मोटिव है, क्यों चाहिए, ताकि जो मनी है उसको हम इफेक्टिवली यूज कर दें। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार इसको आप थॉरली रीड करना, ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा रिटर्न टेस्ट लेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है? अभी तो 2 दिन एग्जाम है। अभी एग्जाम है, तो जिस दिन आओगे उस दिन टेस्ट लेंगे फिर। ठीक है, इसमें अगर किसी उसमें पैराग्राफ में नहीं पता चला कि क्या लिखना है, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट्स मार्किंग करते जा रहे हो, साथ साथ में मार्किंग्स करते रहना।